नमस्कार, मैं निर्मल रतनलाल वैद। आज एक ऐसी महान विभूति हस्ती से हम मिलने जा रहे हैं जिनसे बातचीत करने के बाद आप सब भी बहुत आनंदित होंगे, बहुत सी ज्ञान की बातें करेंगे कि एक व्यक्ति कितनी विधाओं में कितना अच्छा कार्य कर सकता है। एमएससी फिजिक्स करने के बाद साहित्य में, ब्रॉडकास्टिंग में और ना जाने कितनी विधाओं में, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी। मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं। जी नमस्कार और सबका अभिनंदन जो भी सुन रहे हैं। और ये जो महान और ये वगैरह वगैरह के मुझे डराइए मत। जी नहीं, देखिए कितना सरल व्यक्तित्व है, आप बातचीत से ही समझ जाएंगे। किन किन पदों पर रहे, जो 35 वर्ष से अधिक रेडियो में ब्रॉडकास्ट के अलग अलग पदों पर और उप महानिदेशक के पद पर सेवानिवृत्त हुए। बहुत सारी विधाओं में उन्होंने कार्य किया। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी से पूछूंगा कि एमएससी फिजिक्स करने के बाद ये कैसे हुआ कि आप एक दूसरी विधा में, जिसमें पढ़ाई की उसमें कुछ नहीं करके, एक नई विधा में आपका पदार्पण हुआ और उसमें आज आप अलग अलग विधाओं में, ना केवल गजल, गीत, अभी मैंने इनके बारे में पढ़ा कि ये करीब 20 से अधिक विधाओं में लिखते हैं। शायद मुझे वो सारी विधाओं की पूरी जानकारी भी नहीं होगी। तो किस प्रकार से आपने एमएससी में एडमिशन लिया और उसके बाद पढ़ाई करने के बाद आप इस दिशा की ओर चले? एमएससी तो बाद में हुई, साहित्य में तो पहले ही थे जी। और बल्कि वो कविता का रुझान तो बचपन से था, लेकिन पहली कविता मैंने कक्षा 9 में जब थे तब लिखी थी। और उसमें भी खास बात यह है कि जब हिंदी को लेके बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था पूर्वोत्तर भारत में, जी, लाठियाँ भी चली थी, गोलियाँ भी चली थी, तो उससे प्रेरित होकर पहली कविता मेरी हिंदी को लेकर के थी। वो थोड़ा इसलिए अलग बात है कि क्योंकि 99% कवि प्रेम से शुरुआत करते हैं, जी, वो उम्र रहती होती है। बिल्कुल ठीक बात। तो ये मेरी शुरुआत, मतलब मेरे कवि ने समाज में ही आंखें खोली, लेकिन नियमित लेखन नहीं हो सका। जैसे 1971 आया, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, आप जानते हैं हर किसी के मन में जो है, फिर अगर वो कवि है तो फिर तो क्या स्थिति बनती है। तो उन दिनों कविताएं भी बहुत सारी, लेकिन नियमित लेखन मैंने शुरू किया जब मैं एमएससी प्रीवियस में था। तब से नियमित लेखन और नियमित रूप से भाग लेना कवि गोष्ठियों, कवि सम्मेलनों में, वो शुरुआत हो गई। तो एमएससी के बाद तो फिर जाहिर है कि पूरी तरह से अभी कानपुर से बाहर जाना, देश भर के कवि सम्मेलनों में भाग लेना और तरह तरह से, मतलब जो भाग लेने की जो भी स्थितियाँ हो सकती हैं, पत्रिकाओं में छपना, ये सारा सिलसिला हमारा शुरू हो गया। नहीं, मैं जाना था जब आपका रुझान इस तरफ तो हिंदी साहित्य में आपने अध्ययन क्यों नहीं किया? हाँ, ये आप मेरे जो है ना क्या दुखती रथ पे हाथ रखने वाली बात है। वजह ये थी कि मुझे नेशनल स्कॉलरशिप मेरिट वाली जो होती ना, वो मिलने लगी थी। अब उसमें शर्त ये थी कि अगर मैं वो छोड़ता तो वो स्कॉलरशिप बंद हो जाती। तो घर की ऐसी स्थिति नहीं थी, मतलब जो निम्न मध्यवर्गीय परिवार जैसे होते हैं, तो वो संभव नहीं था। इसलिए मेरा मन तो था कि मैं हिंदी में एमए कर लूँ। उससे भी ज़्यादा मन ये था कि एमए इकोनॉमिक्स में करूँ और इकोनॉमिस्ट बन के पूरे देश की गरीबी खत्म कर दूँ। अरे तो जब होता है ना, पर जो रेडियो में आए वो भी, मतलब मैं उस तरह का कोई काम कर ही नहीं सकता था कि आप 10 से 5 ऑफिस में बैठे हैं, 5 वो नहीं कर सकता था। मेरा ये था कि या तो प्रशासन में, आईएएस में जाएं, पीसीएस में जाएं, या फिर ब्रॉडकास्टिंग भी तो पब्लिक से, जनता से लेना है। तो बस वही है कि फिर जब ये यूपीएससी से निकला विज्ञापन और इसके लिए प्रोग्राम ऑफिसर के लिए आकाशवाणी में, तो उसमें मेरा चयन हो गया। तो बस फिर दुनिया बदल गई। जी, तो उसमें आप कहाँ ज्वाइन किया सबसे पहले? मैंने सबसे पहले ग्वालियर ज्वाइन किया और फिर ये ट्रांसफरेबल जॉब थी, तो ग्वालियर में हुआ। 4 साल बाद फिर बीकानेर चले गए, बीकानेर से अल्मोड़ा चले गए, अल्मोड़ा से फिर दिल्ली आ गए। फिर दिल्ली ने ऐसा पकड़ के रखा कि मतलब कि आप उप महानिदेशक के पद तक दिल्ली में ही रहे। 20 में, हाँ, जम्मू कश्मीर। मेरे किसी डायरेक्टर ने मुझे कभी छोड़ा नहीं
और वो ऐसा हुआ कि जब भी कोई ट्रांसफर, बहुत सारे आर्डर तो बहुत निकले, लेकिन मुझे खुद ही नहीं, उन्होंने नहीं छोड़ा। हमारे जो भी डायरेक्टर थे या फिर उसमें दूसरे भी, मतलब हमारे डायरेक्टर जनरल जो भी हों, तो ये था कि मतलब अब ऐसे लोग आपको कहाँ मिलेंगे जिसने पूरी जिंदगी छुट्टी ना ली हो, आपको मिलेंगे क्या बात है। हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, ऐसे वो लोग आपका अनुसरण कर रहे हैं। मतलब ये है, सिर्फ दो एक अपवाद हैं जिनमें स्वाभाविक है, माता पिता की मृत्यु हुई, ऐसे ही तो अपवाद होंगे, वरना उल्टा होता था। मतलब अगर 26 जनवरी है तो सुबह 4 बजे से भागो जी। अगर 15 अगस्त है तो 4 बजे से भागो, अगर किसी वीवीआईपी का निधन हो गया, राष्ट्रीय शोक हो गया, कुछ हो गया, तो बाकी सबको तो छुट्टी मिल गई। यहाँ अपन जो है श्रद्धांजलि कार्यक्रम में लग गए, कोई त्यौहार आए तो उसमें विशेष कार्यक्रम बन रहे हैं, तरह तरह की बातें होती हैं। अब दीपावली पे हमें धमकी मिल गई आकाशवाणी को कि वो कुछ उस तरह की, आप जानते हैं वो दिन इस तरह के थे। और आकाशवाणी, आप जानते हैं किसी भी देश में सबसे ज़्यादा जो टॉप 5 होते हैं उनमें सुरक्षा में होता है। बिल्कुल ये बात है। अब वो दीपावली हमारी, हमने कम से कम 4 चक्कर, ताकि हमारे जो स्टाफ वाले उनका मनोबल न गिरे। अब वो धमकी मिली हुई थी तो हम उसमें तो इस तरह मतलब क्या होता था, मैंने त्यौहार है तो भी और आपका काम बढ़ जाता है, तो छुट्टी वाले दिन हमारा काम बढ़ जाता था। तो इसी तरह चला, लेकिन मुझे कोई न तो पछतावा है ना कोई अफसोस है, बल्कि मान लो कभी ऐसा हुआ कि अगर बुखार रहे थे तो मैंने बहुत काम किया है। एक दफ़े मेरी डायरेक्टर थी तो उन्होंने देखा क्या हो रखा, मैंने कहा नहीं थोड़ा बुखार था। उन्होंने माथे पर वो डर के मुझे चली चीख गई, अरे बाप रे बहुत तेज बुखार है, आपको घर जाइए। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं। तो वो छोटी मोटी मतलब, लेकिन अगर कभी मतलब मुझे तो लगता था कि हर दिन मेरे लिए बहुत, कि कोई अगर मैं छुट्टी लूँगा तो मिलना, रोज भाई लोग आने, साहित्यकार आने, कलाकार आने, तो मुझे तो वो ये चिंता होती है कि मुझे कोई ऐसा दिन ना हो कि छुट्टी लेनी पड़े। अच्छा जी। तो देखिए, उन सब लोगों से साक्षात्कार करना, मिलना, उनके बारे में जानना, ये एक जिज्ञासा थी। दोस्तों, ये वो शख्स हैं जो भारत के प्रत्येक गांव में सुने जाते थे। 26 जनवरी की परेड की आप कमेंट्री करते थे, 15 अगस्त के बारे में जानकारी देते थे। जितने मुख्य कार्यक्रम, मुख्य त्योहार भारत के होते थे, उन सब के ऊपर कई प्रमुख हस्तियों के आपने साक्षात्कार किए। उसमें पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हैं, और इस तरह से भी इनसे और इस बारे में पूछेंगे कि क्या क्या इन्होंने कुछ बदलाव भी किए आकाशवाणी में, कुछ ऐसी चीजें, ऐसे रोचक कार्यक्रम आपने बनाए हैं, उसके बारे में हमें बताइए। देखिए, दो चीजें हैं। एक ये कि मैंने आकाशवाणी को कभी भी नौकरी की तरह नहीं लिया, वो मेरे लिए हमेशा एक मिशन था। और उसके माध्यम से, ये आपको समय कम पड़ जाएगा, मैं आपको कई दर्जन सक्सेस स्टोरीज बता सकता हूँ। नहीं, हम सीरीज शुरू कर सकते हैं। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। होता क्या है कि कोई चीज़ आप रूटीन में करते हैं, फाइलें चलती हैं, रेडियो बजता रहेगा, लोग आते रहेंगे, रिकॉर्ड करते रहेंगे, ऐसा नहीं है। मैं जहाँ भी रहा, एक उदाहरण देता हूँ। पहली पोस्टिंग मेरी ग्वालियर थी। ग्वालियर में क्या था कि 3 रूट पे, अभी क्या है मुझे नहीं पता, उस समय ये था कि 3 रूट थे जिन पे टेम्पो चलते थे, वही जीवन मतलब रेखा थे शहर की। अब उस टेम्पो ने आपको एक रोड पे उतार दिया, बताया ना, सिर्फ 3 रूट थे तय, 3 हिस्से में बटा हुआ शहर, मुरार, ग्वालियर, लश्कर, और आपको उसने सड़क उतार दिया, आप कॉलोनी आप चले जाइए, मीलों मतलब चल के आप जो है सामान लेके आप चले जा रहे हैं, और कोई विकल्प होता ही नहीं था। ताकि वागे कहीं एक आध जगह वो थोड़ी बहुत दूरी के लिए कहीं किसी प्रवाद जैसे हुआ करते थे। अब मैं आया था कानपुर नगर से, घर के बाहर निकले, रिक्शे पे बैठे, चल दिए। तो मुझे बड़ा मतलब ये लगता था, शहर को मैं वो बसा हुआ था सैकड़ों साल से, किसी का ध्यान नहीं गया होगा, लेकिन मुझे ये लगा कि यहाँ पे रिक्शे चलने चाहिए। और आप सोचिए, ये भी सोचिए कि किसी भी प्रिंसली स्टेट में जहाँ राजा का शासन था, कहीं भी हाथ वाले रिक्शे नहीं चलते, कहीं पूरे देश में। और तो वहाँ ये लोग कहते थे असंभव है, लेकिन मैंने एक मुहिम चलाई। सौभाग्य था कि उन दिनों रेडियो घर घर सुना जाता था, उसका बहुत महत्व था। पहले मैंने उसके लिए माहौल बनाया, क्या क्या समस्याएं आती हैं, कोई बीमार पड़ जाए 11 बजे रात में कैसे जाएगा,
स्कूटर वाला तो अपना चला गया, कोई जॉब वॉब वाले स्कूटी चलती, सब वो ठीक है, लेकिन वैसे कोई साधन ही नहीं था। अब वो मैंने तो माहौल बनाया उस तरह का, उस कार्यक्रम का एक इम्पैक्ट पड़ा। फिर मैंने वहाँ के जो ओपिनियन मेकर्स थे, वहाँ के ट्रांसपोर्ट से जुड़े हस्तियाँ, वहाँ के विधायक, सांसद जो भी है, उनको लेकर के कार्यक्रम बनाया कि इस पर एक विचार विमर्श हुआ, फिर उसका फॉलो हुआ। कुल गरज ये है संक्षेप में कि रिक्शा वहाँ पे भले ही सीमित दायरे में चला, लेकिन यूनिवर्सिटी तक के लिए रिक्शा चलने लगा। वो मंगवाया गया उत्तर प्रदेश से, वो आए रिक्शा इटावा से, जहाँ से भी आया, लेकिन वो चलने लगा। फिर वो चले होंगे या बाद में बंद हो गए, क्या मुझे नहीं पता। जो हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी की भी दुखद बात है, क्योंकि शुरू होगा फिर वो वापस हुई। जी जी जी। लेकिन वो रिक्शा मैंने अपने रहते रहते चलवा लिया, और उसमें मेरी श्रीमती जी एमए की परीक्षा देने बैठ के गई। तो ऐसे ही मतलब बीकानेर में गया, वहाँ भी कुछ बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज है। जब राष्ट्रीय उस पर आ गए, पूरे भारत में किसी भी जो ट्रेन में जो जनरल डिब्बे लगते हैं वो 2 लगते थे। ये आकाशवाणी दिल्ली की देन है कि वो 4 डिब्बे लगते हैं। पूरे भारत में जितने सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग खिड़की है रिजर्वेशन के लिए, वो आकाशवाणी दिल्ली की देन है। क्या बात। इसी आकाशवाणी दिल्ली की देन है कि रेड क्रॉस का जो ब्लड बैंक 7 बजे बंद हो जाता है तो 24 घंटे चलता है। तो ऐसी मैंने बताया ना कि उसमें मेरा कुछ नहीं, मैं एक माध्यम बन गया, लेकिन आकाशवाणी दिल्ली क्योंकि एक माध्यम है जिसमें आप सरकार से के सामने अगर वो चीज़ें लाते हैं। इसी दिल्ली में आप सोचिए कि वो नहीं चल पाई, ये दुर्भाग्य है, लेकिन अगर एक दृष्टिबाधित है उसको सड़क पार करने क्या करे, तो उसकी व्यवस्था ये कि घंटी लग जाती है, वो दबा दे तो वहाँ पे ट्रैफिक रुक जाए। वो कुछ चौराहों पर मुख्यमंत्री जी नियमित रूप से आती थी और भी आती, तो उनके सामने सब चीज़ें हम लाते थे और बहुत होमवर्क करते थे कि कहाँ कहाँ क्या क्या कमी, बड़ा फीडबैक, वो भी एक फर्क है। एक आया है रूटीन में आपने कार्यक्रम कर लिया। अब मैं एक कार्यक्रम करता था जनमंच, उसमें कैबिनेट मिनिस्टर आते थे, पूरे देश से समस्याएं उठाता था। फिर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करते थे, उस मंत्रालय से जुड़े जो भी लोग हो सकते हैं उनको बुलाते थे। वो 1 दर्जन लोग जो उस मंत्रालय से, उसमें विशेषज्ञ हैं, उसमें यूनियन के लोग हैं, उसमें तरह तरह के लोग हैं, और उसमें फिर वो पूरे देश भर की समस्याएं आती थी। तो मैं उसमें इतना होमवर्क करता था कि मैं खुद अगर समाज कल्याण मंत्री को आना है तो ऐसी संस्थाओं को फोन करता था, भाई कोई आप भेजो, तो ताकि बंधुआ मजदूर की क्या समस्या है, तो दृष्टिबाधित की क्या समस्या है, वो खुद आके सवाल करते थे और उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता। जम्मू कश्मीर में कृषि मंत्री को मैंने बुलाया, वहाँ कश्मीर में वो कार्यक्रम हुआ, दूसरे दिन उन्होंने पूरी टीम भेज दी हेलीकॉप्टर, मतलब हवाई जहाज से, और वो विशेषज्ञ करोड़ों रुपए की सेबों की फसल बच गई, वरना वो करोड़ों फसल नष्ट हो जाती। तो ऐसे करके मतलब आप एक एक चीज़ पे नज़र रखते हो, फिर उसके मुताबिक आप माहौल बनाते हो, कार्यक्रम के जरिए सरकार की नज़र में लाते हो, तो बहुत बदलाव होता है। बीकानेर में भी ऐसे मैं रहा, वहाँ भी कितनी सारी समस्याएं हल हुई, बहुत सारे बदलाव हुए। अल्मोड़ा गया तो पहाड़ों में अजीबोगरीब चीज़ें थी, उनमें बहुत सारे बदलाव आए। मतलब आप सुन के आप मतलब करेंगे अच्छा क्या ऐसा भी हो सकता है, पर ऐसे ही होता था। यानी कि रानीखेत का सेब जो है वो पहले कहाँ मंडी में आता है, फिर हल्द्वानी का तो उसको खरीदता है, फिर वो दिल्ली में जाता है, फिर दिल्ली से लौट के आता है, फिर अल्मोड़ा आता है, और वो मैंने जो सेब एक 5 रुपए का मान लो है तो वो 50 रुपए का कैसे बन जाता है। बड़ी अजीब अजीब व्यवस्थाएं थी। तो बस यही कि आप हर चीज़ को एक मिशन मोड में करके चीज़ों को समझते हैं, सामने लाते हैं, संस्थाओं तक और सरकार तक पहुँचा देते हैं, तो फिर काम हो जाता है। आप पूरे भारत की जनता के साथ भी जुड़ जाते हैं। समस्याएं तो जनता से ही आपके पास आती होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। जो भी आपने कार्यक्रम इस तरह से शुरू किए, उसमें शर्त ये है कि मैं कभी भी यानी ऑफिस से घर शायद ही कभी आया हो, उसका संपर्क है कि आप जनता से संपर्क रखिए, तरह तरह के सेमिनार में जाना, कार्यक्रमों में जाना, सांस्कृतिक कार्यक्रम जाना, लोगों से मिलिए। मेरा रूटीन था, सुबह सुबह गाड़ी आ जाती थी और मैं किसी विद्वान से मिलने, किसी प्रोफेसर से मिलने, किसी समाज सेवी से मिलने, इस तरह के कोई स्वाधीनता सेनानी से मिलने, ये रूटीन था मेरा। उनसे जाना मिलना कि उस क्षेत्र में क्या, तो हमें वो चीज़ें पता होती जो उसी क्षेत्र में 40 साल से रह रहे व्यक्ति को नहीं पता होती। वहाँ की संस्कृति क्या है,
क्या चीज़ें हैं, वहाँ के रीति रिवाज क्या, वहाँ का संगीत कैसा है, वहाँ का लोक संगीत क्या, वहाँ का लोक नाट्य क्या है, उन सबको अध्ययन करना। जो चीज़ें गुम हो रही, खत्म हो रही, उनको फिर कहीं ना कहीं इसी आकाशवाणी जैसे दिल्ली जैसे महानगर में नियमित रूप से हर महीने, यानी चाहे वो हरियाणा का कोई विधा हो, लोक विधा, चाहे ब्रज की लोक विधा हो, मैं नियमित एक कंसर्ट कराता रहा हूँ हर महीने। तो वही है कि आप चीज़ों को गहराई से समझिए, जानिए, फिर उसको उसके मुताबिक सामने लाइए। भारत लोक कलाओं का, लोक परंपराओं का देश है, और बहुत लोग आज भी उस स्थिति में नहीं है कि उन सबको जान पाए। मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ और मैं भाई साहब का बराबर सहयोग लेता हूँ। इनसे कई बार मैं चर्चा करता हूँ इसके ऊपर, जो इन्होंने जैसे बताया कि प्रत्येक राज्य की लोक कलाओं का प्रदर्शन ये आकाशवाणी पे करते थे, उतना आज दूरदर्शन और बाकी चैनल्स पर भी नहीं हो रहा है। तो ये भाव हमारे अंदर होना चाहिए कि हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश की क्या स्थिति है, क्या परंपरा है, क्या बुराइयां हैं, उनको कैसे ठीक किया जाए। तो इतना बड़ा माध्यम जब आपको मिलता है तो कितने सरल ढंग से आपने उसको सफल किया और जनमानस तक पहुंचाया। आपने बहुत सी पर्सनालिटीज, बहुत से बड़े बड़े व्यक्तित्व के साक्षात्कार किए। ऐसे कौन से वो साक्षात्कार हैं जिन्हें आप भूल नहीं पाते और जिसके लिए आपको खूब तैयारी भी करनी पड़ी हो? देखिए, ग्वालियर से अगर हम शुरू करें, शिवपुरी में रहते थे हमारे कर्नल ढिल्लन साहब, जो लाल किले पे जिन पे मुकदमा चला, 3 जो हमारे महान सेनानी थे, सहगल ढिल्लन शाहनवाज, लाल किले से आई आवाज सहगल ढिल्लन शाहनवाज और लाल किला तोड़ दो, सहगल ढिल्लन शाहनवाज को छोड़ दो, वगैरह वगैरह। तो ऐसे 3 जो महान हस्तियाँ थी, तो उसमें से ढिल्लन साहब जो थे वो शिवपुरी में ही रहते थे। तो वो हमारा क्षेत्र था, तो हम उनसे मिले, और मिले तो फिर ऐसे मिले कि वो संबंध बन गया निरंतरता का। वो हमारे घर भी आए और फिर पत्रचार तो हमारा उनका कई बरस चला। फिर मैंने उनसे जबरन एक किताब लिखवाई। तो वो जो पहला उनका जो मैंने साक्षात्कार लिया, तो अब ये है कि चूँकि उस तब मैं प्रोग्राम ऑफिसर था, डायरेक्टर जो थे, तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने एक 5 मिनट का समय बढ़ा के दे दिया मुझे, 20 मिनट का होता था। अच्छा, तो अब ये था कि मैं कहाँ से क्या चीज़ काटूं जी। तो वो साक्षात्कार बहुत ही रोमांचक, इतना रोंगटे खड़े गए आपके। तो खैर मैंने फिर दोबारा से जब मैं दिल्ली आ गया तो फिर उनका साक्षात्कार मंगवाया और उसको नेशनल नेटवर्क पर प्रसारित किया। क्या होता है, मैं एक बात यहाँ पे ये भी कहूँ कि देखिए, जिस जगह पे भी आप बैठे हैं, कितने लोग अनजाने डर पाल लेते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है। अगर आप अपने काम में ईमानदार हैं जी जी, और आपका कोई दूसरी नीयत आपकी नहीं खराब है, अब आप सोचिए पता नहीं ऐसे भय क्यों बना रखा था। मैंने नियमित रूप से जितने ये सेनानी थे सबको नेशनल नेटवर्क पे सबके इंट्रोड्यूस किए, जितना ये मतलब चाहे ढिल्लन साहब थे और अपने और जो क्रांतिकारी थे बहुत सारे, यानी भगत सिंह के छोटे भाई कुलतार सिंह जी का इंटरव्यू साक्षात्कार मैंने किया, मनमथ नाथ को, जहाँ जहाँ जो मिला उसको मतलब नेशनल नेटवर्क पे, और उसमें तारीफ मिली। मैं कहीं किसी ने नहीं कहा कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। जो कभी नहीं, भारत के इतिहास में पहली बार जो आज़ाद हिंद दिवस है 21 अक्टूबर, अगर मैं गलत नहीं हूँ जी, उस पर मैंने एक विशेष डॉक्यूमेंट्री बनाई। हर साल इस तरह के कार्यक्रम किए, तो कहीं ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत सारे हम अनजाने डर पाल के बैठ जाते हैं जी। तो वो इंटरव्यू था, और फिर मतलब ये सिलसिला फिर लगातार जहाँ जहाँ मैंने कहा ना कि स्वाधीनता सेनानी हो, बड़े बड़े हस्तियाँ हों, और साहित्यकारों के बहुत आपने इंटरव्यू लिए, मतलब साहित्यकारों के कितने कहे मैंने, कितने तो उसमें भारत रत्न होते हैं, कितने पद्म विभूषण है। और वो एक श्रृंखला थी। मतलब हमने जब नेशनल चैनल पे आया आकाशवाणी के, तो वहाँ पर तो एक क्रम ही बन गया था। तो उसमें कोई आप क्षेत्र उठा लीजिए, मान लीजिए नृत्य का क्षेत्र लिया, तो उसमें वो आपको जितने बड़े बड़े नाम मिलेंगे आपको, सबका साक्षात्कार मैंने वहाँ पे किया। और या मैंने नहीं किया तो किसी से और से, मतलब दरवाजे से सुपात्र कोई है तो उससे करा लिया।
अब खुद करने का नहीं था कि भाई सरकार का, उन्हें डायरेक्टर ही कहते थे कि भाई तुम खुद करो, बहुत अच्छा करते हो, क्यों पैसा खराब करोगे, मतलब किसी और को बुलाओगे फिर। तो वो एक अलग बात, ये उनका वो था कि मेरे प्रति उनका विश्वास था, बड़ी अच्छी बात है। तो सोनल मान सिंह जी हो, उमा शर्मा हो, शोभना नारायण हो, नलिनी कमलनी जी हो, जितने दिग्गज हैं सबका वो। फिर आप संगीत साहित्य में चले आइए तो उसमें भी जितने आप बड़े बड़े नाम, आप तो पता नहीं, मतलब वो भीष्म सायनी हो, विष्णु प्रभाकर हो, राजेंद्र यादव से लेकर के निर्मल वर्मा, सब। और बल्कि वो एक कार्यक्रम होता था, जरूर नहीं कि मैंने ही किया, लेकिन वो मैंने एक कार्यक्रम चलाया, कई बरस चला वो। मेरी उस रेडियो की नकल में फिर दूसरे कार्यक्रम दूसरे लोगों संस्थाओं ने भी शुरू किए, अच्छी बात है। तो वो हर महीने आप सोचो एक कहानी पाठ किसी दिग्गज का, उसमें खास बात यही थी कि हम ऑडियंस बुलाते थे, लोगों को बुलाते थे, ताकि वो अपने प्रिय कथाकार से मिल सके। फिर एक हमारे जो महानिदेशक थे लीलाधर मंडोई जी, उनकी सहमति से एक कार्यक्रम शाम की चाय, उसमें हम दिग्गजों को ही बुलाते थे, पूरे देश के जो जाने मानी महान हस्तियाँ हैं किसी भी क्षेत्र की, उनको बुलाते थे। और पब्लिक आती थी, दूर दूर से लोग, बिजनौर से, फला से, यहाँ से, वहाँ से लोग चल चल के उनसे, क्योंकि खुला छूट थी कि आप आइए। अब हरिप्रसाद चौरसिया का, क्योंकि हमारे पास एक स्टूडियो था, एक सभागार जैसी समझ के, 100-125 लोग बड़े आराम से उसमें नीचे बैठ के आ जाते थे। लेकिन अब हरिप्रसाद चौरसिया में तो बात बनती नहीं, तो फिर हमने उसके लिए ऑडिटोरियम लिया बाकायदा। तो ऑडिटोरियम में हुआ वो शाम की चाय कार्यक्रम। बल्कि जब सुशील पहलवान अब वो ये सब जीत के आया उपमान, तो हमने स्टेडियम में कार्यक्रम किया, हजारों लोग उसमें, मतलब हजारों लोग जुड़े उस कार्यक्रम में। वो पहलवान, उनके गुरु जी थे अपने सतपाल जी, तो वो कार्यक्रम तो हमने मतलब वो इतने बड़े स्टेडियम में कर डाला। वो कार्यक्रम वही था शाम की चाय, लेकिन अब वो ऐसे, अब उस वक्त ओकेजन था, महत्व था उस तरह का, तो हमने वो कर लिया। तो कुल मिला के ये है कि ये कई बार ऐसा सच में होता है कि कोई इतनी बड़ी हस्ती है, उससे आप साक्षात्कार करते हो, तो जाहिर उस बहाने से बहुत सारे कोशिश ये रहती थी कि आप गहराई से अध्ययन करके, और अगर कोई उस तरह के टेढ़े मेढ़े सवाल, अब तो ज़माना थोड़ा चैनलों ने बहुत बदल दिया, पर जो भी मतलब वो बहुत उसको खुद भी अच्छा लगता है कि अरे आपने इस पहलू को पहली बार आपने इसको पूछा, तो वो वाली बात है। तो वो बहुत एक, जिसको कहते हैं एक बहुत चुनौती भरा अनुभव और बहुत सुखद अनुभव। मेरे हिसाब से तो रेडियो का में साक्षात्कार लेना एक बहुत मुश्किल कार्य भी है भाई। कैमरे के सामने भाव व्यक्तित्व दोनों होते हैं, वहाँ केवल आप कानों से जुड़े होते हैं उसके साथ, और उसमें उन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी बातचीत में तारतम्यता बनी रहे। कहीं भी बोरियत होगी तो वो रेडियो बंद करके चैनल दूसरा लगा देगा, तो ये अधिक कठिन होता था उस काल में जिसको आपने किया। इसके बाद में आपने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री का जो साक्षात्कार लिया था उसके बारे में कुछ बताइए। उनसे तो देखिए अटल जी से तो एक दर्जन से ज़्यादा मुलाकातें रही जी, और सिलसिला शुरू हुआ था ग्वालियर में ही। वो आए थे, ग्वालियर में थे ही वो ग्वालियर के, तो वहाँ उनकी ट्रेन छूट गई थी, तो वो उनके सम्मान में कवि गोष्ठी हुई, शाम को बड़ी लंबी कवि गोष्ठी चली, तो मैं भी था उसमें। वहाँ से एक सिलसिला, वो मैंने जो पढ़ा था वहाँ पे, तो जब उनकी बारी लास्ट में आई, अध्यक्षता कर रहे थे, अंत में पढ़ा, वहाँ के 25-30 कवि तो रहे ही होंगे वहाँ के, तो फिर उन्होंने वो मेरे वाले की व्याख्या करते हुए तो बात शुरू की। उसमें काफ़ी देर उन्होंने वक्तव्य दिया अपना, वो राजनीति का जो जिस तरह की उन्होंने इसको कहे अपराधीकरण वगैरह का सिलसिला जो शुरू हुआ था उस पर था वो। तो वहाँ से शुरुआत हुई। फिर क्या, लेकिन दिल्ली जब आए तो चूँकि नेशनल चैनल था, तो हर हफ्ते हम जो परिचर्चा आयोजित करते थे, तो उसमें जब भी कोई बहुत महत्वपूर्ण विषय खड़ा हो जाता था तो सबसे पहला ध्यान अटल जी पे जाता था। और सहमत ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि उनके यहाँ से सहमति ना मिली हो। वो रेडियो के लिए इतना, आकाशवाणी के लिए वो आते भी थे, नहीं कोई जैसे सरदार पटेल मेमोरियल लेक्चर है, राजेंद्र प्रसाद हमारा व्याख्यान है, सर्वभाषा कवि सम्मेलन है, तो वो एक दर्शक की तरह आते थे, हमेशा आते थे। प्रधानमंत्री के रूप में भी साक्षात्कार, प्रधानमंत्री के रूप में चीजें बदल गई थी जी। तो वहाँ पर प्रधानमंत्री के नाते तो एक काम ये हुआ कि वो एक कार्यक्रम हम करते थे जो चिल्ड्रन ब्रॉडकास्टिंग डे होता है, तो बच्चों से पूछते थे कि आप किससे बात करते हैं, तो उसमें अटल जी का बहुत सारा, अटल जी को सुना। तो इत्तेफाक कर मैंने उनको चिट्ठी लिखी
और हमारी जो प्रोग्राम ऑफिसर बच्चों का प्रोग्राम देखती तो वो बिल्कुल हफ्ते हफ्ते मैंने कहा क्या हुआ, तो बोले अरे अटल जी ने हामी भर्ती सहमति मिल गई। तो अटल जी पंडित नेहरू के बाद ये पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हमारे बच्चों से बात की। हम 30, 40, 35 बच्चे लेकर के गए थे और ब्यूरोक्रेसी जैसे होता नहीं वो 45 मिनट से ज़्यादा नहीं हो पाया, ऐसा नहीं हो पाएगा। वो 2-2.5 घंटे उन्होंने खर्च किए होंगे उस कार्यक्रम पे। एक बच्चे जो हुआ औपचारिक तो हो गया, सवाल पूछते गए बच्चों मैंने कोई सेंसरशिप नहीं करी, बच्चों ने ये नहीं पूछा कि आपकी पिटाई हुई थी कि नहीं हुई थी वगैरह वगैरह। तो वो मतलब बड़ा अच्छा कार्यक्रम है। फिर उन्होंने एक बच्चे से बात की, सबको कुछ ना कुछ भाई उनको कुछ खिलाओ पिलाओ, क्या सहज व्यक्ति थे, ऐसा तो व्यक्ति बड़े बहुत कम जी मिलते हैं। तो वो ये रहा। तो उस तरह फिर साक्षात्कार करना तो प्रधानमंत्री के रूप में संभव नहीं था, आप जानते हो तरह तरह की बातें होती, प्रोटोकॉल होते हैं। तो लेकिन हाँ मुलाकातें होती रहीं और वो यहाँ पर अपने घर पे कार्यक्रम आयोजित करते, उसमें कई नहीं होगा तो 1 दर्जन बार मैं गया हूँ। ये जो पंचवटी उसका नाम दे रखा था, तो कभी लोकार्पण हो रहा है, तो कभी उमा शर्मा जी का कार्यक्रम हो रहा है। तो उमा शर्मा जी का नृत्य का कार्यक्रम था, तो मुझे एक तो श्लोक पढ़ने थे जिस पर उन्हें भाव नृत्य करना था। उसका फिर संचालन भी मैंने उन्हें कहा अरे कहाँ से अलग से जाएंगे, आप ही उसका वो कर दो, मैंने उसका वो संचालन भी कर दिया। अब देखिए मजे की बात, तो मैंने सबको जो है ना जितने कलाकार थे, उमा जी, साजिंदे वगैरह सबको गुलदस्ता दिला दिया संचालक के नाते। अटल जी कहते हैं अरे भाई कोई इनके लिए भी तो गुलदस्ता लेके आओ खुद ही गुलदस्ता दिया। तो यही तो है जो होते बड़े लोगों की छोटी छोटी बातों से आप उनका बड़पन जो है बिल्कुल पहचान, बिल्कुल ठीक बात है। ये तो मेरा सौभाग्य साक्षात्कार तो नहीं, लेकिन 7 राष्ट्रपतियों से मिलने का जी और 9 प्रधानमंत्रियों से मिलने का, निकट से देखने का, मिलने का, संवाद करने का। जैल सिंह साहब का 1 घंटे बैठ के संवाद हुआ करीब करीब, और कलाम साहब से 6 बार मिला कम से कम। तो ये सुख तो मतलब मिला मुझे। और अभी जो सबसे अधिक आपकी चर्चा होती है सब जगह, जो मन की बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री ने शुरू किया 2014 के बाद, उसके बारे में बताइए, दर्शक वो जरूर जानना चाहेंगे। नहीं उसमें ये हुआ कि ये पहल तो उन्हीं की थी, मतलब भारत सरकार की तरफ से होगी, लेकिन हाँ उसका सारा कोऑर्डिनेशन, उसकी जिम्मेदारी वो जाहिर है कि वो थी मेरी। और उसमें ये हुआ कि इतनी चिट्ठियाँ आती थी, बाद में एक कमरा अलग से लेना पड़ा, 2 MBA वो लगाने पड़े, शायद ताज़ा पास करके आए थे। फिर स्टाफ लगाना पड़ा, 1 लाख के करीब पत्रों को रजिस्टर में दर्ज करना, उसका मुख्य कंटेंट क्या है उसमें, मतलब चिट्ठी तो अगले ने 2 पेज की लिख रखी है, लेकिन उसमें मुख्य मांग क्या है, सवाल क्या है, सुझाव क्या है, वो सारा दर्ज करना। फिर उसका एक पूरा बाकायदा एक संक्षिप्त वो बना करके और उनको भेजना पड़ता था। तो ये हुआ कि श्रोताओं की संख्या खूब बढ़ गई, पत्रों की संख्या इतनी बढ़ गई, और फिर वो एक दफ़े इतना मज़ेदार हुआ मामला कि एक कवि सम्मेलन होना था, कोई महत्व था, बहुत महत्वपूर्ण अवसर था। तो हमारे डायरेक्टर जनरल ने कहा नहीं संचालन भी आप ही करोगे, नहीं और नहीं कोई कर पाएगा, नहीं आप करोगे। अच्छा भाई क्या, तो आदेश का पालन होगा। और कवि सम्मेलन इधर जो है ना वो दीप भी प्रज्वलित करके कवि सम्मेलन मैंने शुरू कर दिया। कवि सम्मेलन संचालन करके कवि को बुला के जैसे गाया तो खबर आई कि सुबह 8 बजे मन की बात शुरू होना, मन की बात की रिकॉर्डिंग होनी है। हाँ। सुबह 8 बजे उधर कवि सम्मेलन शुरू हुआ, अभी तो 11 कवि सुनाने हैं। अच्छा, संचालन मैं कर रहा हूँ। और उसकी तैयारी इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो पीएमओ में वो सुरक्षा वाली विंग, एडमिनिस्ट्रेशन वाला मामला अलग है, उसका अलग है। फिर 8 बजे सुबह होना है, रात में ही मतलब वो सेटअप लगाना पड़ेगा, इंजीनियर जाएंगे, ये जो, अब वो इतना आसान काम नहीं था। तो अब ये हो रहा है कि उधर कवि सुना करके आया, मैं मंच पर चढ़ा, और दूसरे कवि के लिए भूमिका बनाना, वो करना, वो भी सफल करना, वो पूरे देश में ब्रॉडकास्ट होगा। तो वो बोल करके आया, और फिर आके फिर अपने उसमें लगे, इसको फ़ोन करो, उसको फ़ोन करो, ये करो, वो करो। तो कवि सम्मेलन भी चलता रहा, मन की बात भी चलती रही, और वो फिर मन की बात रिकॉर्ड हुई। जी क्या हो गया, आपने बहुत सारे हमारे गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त के कार्यक्रम का
कमेंट्री भी आपने दी, उसके लिए कितनी तैयारी करनी पड़ती थी, कितना, क्योंकि सबसे अधिक मेरा मानना है जब दूरदर्शन नहीं था उस समय भी सबसे अधिक रेडियो ही सुना जाता था, और दूरदर्शन आने के बाद भी गांव में सबसे अधिक रेडियो ही सुना जाता था। गांव में भी, कस्बों में भी, शहरों में भी क्या है कि अच्छा, बहुत लोगों ने ये बना रखा था कि वो देखते दूरदर्शन से थे, कमेंट्री रेडियो भी सुनते जी, क्योंकि रेडियो की कमेंट्री में देखिए दूरदर्शन में सब कुछ दिख रहा है जी, लेकिन रेडियो में तो हम एक एक चीज बताते हैं कि इन्होंने इस रंग की पगड़ी पहनी, इस रंग का ये पहना, इस रंग का वो मतलब क्या क्या ले रखा जी, जी, तो तुर्रा इस तरह का है, ये इस तरह का है, तो वो जो एक आनंद आता है वर्णन तरह बिल्कुल ठीक बात है। वो दूरदर्शन में तो मतलब वहाँ तो ठीक है, परेड चल रही है, बीच में वो बोल देते हैं कुछ कुछ, कभी ये आ गई, ये वाली वो वाली ब्रिगेड आ गई, फला आ गई, जो भी है ये दल आ गया। तो इसलिए इतना ज़्यादा मतलब तैयारी करनी पड़ती है। वो अगर हम वो उसको कहें ना रेडियम वाली कहानी कहें कि जिसमें से टन में से फिर वो उसमें से कुछ माइक्रोग्राम रेडियम निकला, हाँ। तो अगर हमें 1 मिनट की कमेंट्री करनी तो 10 घंटे का अध्ययन, एक एवरेज निकाले तो शायद इस तरह बैठेगा। हाँ, क्योंकि साइलेंट ही करता है। तो मैंने 1 मिनट की कमेंट्री के लिए भी आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ता है। क्यों पढ़ना पड़ता है? मैं आपको उदाहरण देता हूँ। एक तो जैसे मान लो क्रिकेट की कमेंट्री है, अब वो उसमें पानी बरस गया तो उन्होंने कहा जब खेल शुरू होगा हम आ जाएंगे, ठीक है वहाँ। अब यहाँ ये है कि एक निर्धारित समय है, कमेंट्री शुरू हो गई, पूरा देश सुन रहा है। वो देश हमारे ज़माने में होता था, अब तो पूरी दुनिया सुनती, क्योंकि ग्लोबल हो गया, सारा इंटरनेट आ गया। और हमारे ज़माने में कुछ चीज़ें हुई जो आ चुका था इंटरनेट, और पूरी ग्लोबल पूरी दुनिया में नहीं, या अभी जो कमेंट्री रिटायरमेंट के बाद जो थी वो भी। अब उसमें ये है कि कमेंट्री तो शुरू हो गई, फिल्म समारोह गोवा, कमेंट्री शुरू हो गई। जो मुख्य अतिथि थे उनका विमान हो गया लेट, आधे घंटे जो भी हो गया, तो कमेंट्री तो रुकेगी नहीं, आधे घंटे वो कमेंट्री चलती रही। गनीमत थी कि वहां पे एक हमारे साथ अंग्रेजी वाला भी, कमेंट्री नहीं रुकी और वो कमेंट्री चलती रही। आप सोचो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 8 घंटे की कमेंट्री, फिर वो 6 घंटे की कमेंट्री, 6 घंटे की। होता वहां कुछ है नहीं, आप जाहिर बात है वहां जब जिस समय एक रथ निकलता, उस वक्त रथ निकला और वो चला गया, दैट्स ऑल। दिखने की बात आप करते हैं आप, और कमेंट्री 6 घंटे की। तो वो सारा अगर आपने अध्ययन नहीं कर रखा है, पढ़ नहीं रखा है, तो आप क्या बोलेंगे? पौराणिक इतिहास, भगवान राम का जन्म अयोध्या में, 1 घंटे की कमेंट्री होती है। जो हम कहते हैं इसको आंखों देखा हाल, जो आंखों देखा होता है वो कुछ मिनट का होता है। मसलन 12 बजे एक बंदूक की फायर होती है, पट खुल जाते हैं, थोड़ी सी पूजा वूजा होती है, पर्दा बंद हो जाता है, बात खत्म हो गई, कमेंट्री 1 घंटे चलती है। तो कहने का मतलब ये है कि इतना आपको पढ़ना पड़ता है। एक एक चीज, अब सबसे कठिन जो आपको बताता हूँ, जो मैंने सबसे जीवन की सबसे कठिन कमेंट्री, ये आया था हमारा परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान का, नहर वाली हवेली से कमेंट्री बनी। हाँ, और वो उसमें ये था, एक आंगन था छोटा सा, उसमें उन्होंने एक वो रस्सी जैसी बांध दी, पूरा मीडिया वहाँ समाया हुआ है। अभी 26 जनवरी की कमेंट्री है कि ये सलामी मंच है, राष्ट्रपति जी बैठते हैं, जरा सी दूरी पर हमारा मंच है, क्या बढ़िया सुविधाएं सब होती हैं। एक वो भी कमेंट्री, एक यहाँ पर मैंने कहा ना छोटा सा आंगन, पूरा मीडिया उसी में समाया, कोई इधर से धक्के मार रहा है, कोई उधर से धक्के मार रहा है, और मैं अकेला, एक कमेंटेटर बाहर खड़ा कर दिया गया कि जब वो आएंगे उस वक्त ही कमेंट्री। लेकिन जब कमेंट्री शुरू होने के वक्त आए तो हमें संदेश मिला कि केबल, भीड़ में केबल कट गया है, तो वो कमेंट्री नहीं हो पाएगी, तो वो कमेंट्री भी अब अपने हिस्से आ गई, ठीक है। और हुआ ये कि वो परवेज मुशर्रफ पहले तो कपड़े कपड़े बदलने चला गया, जो शेड्यूल में नहीं था, और उसको वहाँ पत्रकारों ने घेर लिया, तो 20-25 मिनट। यानी कुल गरज ये कि कमेंट्री अगर मतलब 4:10 पे मान लीजिए कमेंट्री शुरू हुई, तो उसके आते आते करीब 50 मिनट आप सोचिए, तो उस हिस्से की कमेंट्री मेरे हिस्से आ गई, और आधे घंटे का करीब ये विलंब हो गया। तो कुल मिला के 40-50 मिनट अकेले
क्योंकि यहाँ कोई ये था कि वो बस छोटा सा अवसर है, वो आएंगे कुछ देंगे उसको, जिसने उनकी परवरिश की थी वो उसको कुछ भेंट वेंट दे के चले जाएंगे, कोई भाषा में कुछ होना ही नहीं था। तो एक कमेंटेटर इंग्लिश वाला जगह भी नहीं थी कि 2 कमेंटेटर लगाए जाते। वहाँ तो एक बताया ना, छोटा सा आंगन में रस्सी बांध दी, लेकिन 50 मिनट धारा प्रवाह मुझे बोलते रहना पड़ा। तो भारत पाकिस्तान संबंध, उसमें पुरानी दिल्ली, उसमें वो हवेली, उसके पेड़ भी आ गए, उसमें वृक्ष जो है कोई चीज। और वहाँ एक उन्होंने छोटा सा एक नुमाइश जैसे वो लगा दिया था, तो उसको लेकर के मैंने कमेंट्री नहीं रुकी, बहरहाल 50 मिनट लगा। फिर वो परवेज मुशर्रफ के आने के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ, जो हुआ वो तो हुआ ही हुआ। मतलब कुल मिला के शब्दों से पूरा विजुअल इफेक्ट क्रिएट करना। हाँ, जो ऑडियंस आपके सुनने वाली है वो तो शब्द सुन रही है, हाँ। लेकिन आपके शब्दों के द्वारा पूरा विजुअल क्रिएट हो जाता है। जी 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 जी। चाहे वो 26 जनवरी का हो, मुझे भी याद है, मैं भी जब टीवी आ गया कमेंट्री क्रिकेट का मैच देखता था और कमेंट्री में रेडियो की सुनता जी। इसमें पूरा आनंद आता था कि ये बॉल जो आई है ये किस तरह की फेंकी जाने गई है, इसका किस तरह का शॉट लगाया गया है। और उसके बाद फिर एक्सपर्ट कमेंटेटर भी लाला अमरनाथ, बाद में बिशन सिंह बेदी जो रेडियो पे बोलते थे, वो सचमुच में बड़ा आनंदित आता था। जो बात आप कह रहे हो, मैं 26 जनवरी की कमेंट्री देख के आया, फोन आया, तो कोई प्रिंसिपल साहब थे लेकिन दृष्टि बाधित थे वो, तो उनके लिए तो वही उन्होंने कहा कि देखिए वाजपेयी जी में जन्म से अंधा नहीं था, ये मेरी पता नहीं था 8-10 साल की उम्र से आँखें गई थी। तो मतलब जब आप कमेंट्री देते हो ना, तो मुझे ये महसूस होता मेरी आँखें लौट क्या बात है। वो नहीं, मैं ये मेरी पद्मश्री है। बिल्कुल जी बिल्कुल नहीं, इनको ये तो सच में इतने सरल व्यक्तित्व और उतना ही गंभीरता से कार्य। अब मैं थोड़ा सा रेडियो से इनके साहित्य वाले पक्ष के बात कर लेते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है। मतलब गीतकार, गजलकार, गनाक्षरी की मतलब कहानियाँ, न जाने क्या क्या। मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूँ, आप कितने प्रकार की विधा में लिखते हैं और उसको सुनाने की विधाएं भी बहुत हैं। अक्सर आपने कभी देखे होंगे एक ही टोन में सारा अपना लिखा हुआ पढ़ देते हैं, लेकिन जितनी विविधताएं वाजपेयी जी में है मैंने अभी तक तो किसी में नहीं सुनी। मुझे कृपया उस बारे में कुछ बताएं। हाँ देखिए क्या है, वो जो आप कह रहे थे 20 विधाएं, 20 के आप तो वो 30 से बढ़ के हो गए। असल में एक सिलसिला शुरू हो गया। अब वो इसलिए शुरू हुआ, देखिए हमारे ये हम भारत वाले पता नहीं क्यों ऐसे इतना हम खुशनसीब लोग हैं, बहुत बड़ी किस्मत लेके हैं जो हमें भारत में जन्म मिला। यहाँ इतना कुछ भरा पड़ा है कदम कदम पे, और हम उसको खोते चले जा रहे हैं। अब कविता में अगर आप आए तो हमारी युवा पीढ़ी बहुत सारी विधाओं के उसने नाम भी नहीं सुने। अगर वो गजल को जानती है तो साहित्य की वजह से नहीं जानती, वो उसको जगजीत सिंह की वजह से जानती है। अगर वो गीत जो जानते हैं युवा, जो जिनका कविता से संबंध नहीं किसी तरह का, तो वो सिनेमा के गीतों की वजह से उनको जानते हैं जी। तो मैंने एक महसूस किया कि ये विधाएं तो हमारी विलुप्त हो जाएंगी, विलुप्त हो चुकी भी हैं, विलुप्त हो रही हैं। उदाहरण के लिए पद जी, मीराबाई लिखती थी, सूरदास, तुलसीदास लिखते, कितनी प्यारी विधा है जी, और इतना मैंने गा के सुना सकते हैं उसको। और तो क्यों विलुप्त हो गई? इतनी प्यारी सी विधा है, क्यों विलुप्त हो जाए? और तुलसीदास ने बरवे रामायण लिखी, मलिक मोहम्मद जायसी ने बरवे रामायण लिखी, बरवे छंद था एक, विलुप्त हो गया, कोई नाम भी नहीं सुना लोगों ने। मैंने भी पहली बार सुना। हाँ, तो कुंडलिया छंद था, गिरधर इतने मशहूर थे उसमें, गिरधर जी कवि, तो कुंडलिया छंद अभी कोई नहीं। तो वो मैंने जब महसूस किया तो मुझे लगा कि युवा पीढ़ी को इन विधाओं से जोड़ना चाहिए। तो हमारी अपनी मिट्टी से कुछ विधाएं नई आ गई, बड़ी खुशी की बात है। जापान से हाइकू आ गया, एक तांका विधा आ गई, वो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नई नई विधाएं आती रहें तो अच्छी बात है। लेकिन ये विधाएं विलुप्त नहीं हो तो फिर एक सिलसिला शुरू हुआ, वो शुरू हुआ 12 विधाओं से। हैबिटेट सेंटर में एक तो वो साक्षी संस्था है, डॉक्टर बदला टंडन जी चलाती हैं, तो एक कार्यक्रम मेरा हुआ, तो उसमें मैंने एक ही साथ 12 विधाओं में कविता पाठ किया। क्या बात? हाँ, क्योंकि 12 की बात हुई थी, लेकिन वो उस दिन शायद 14 अप्रैल था, तो 14 विधाओं में मैंने कविता सुनाई। तो वो कार्यक्रम बहुत कामयाब रहा। पूरा 2-2.5 घंटे मैंने अकेले एक एक विधा को थोड़ा थोड़ा बताया भी। और वो फिर वो सिलसिला बढ़ता गया। अब
कोशिश मेरी ये रही है, जहाँ जहाँ मेरा परिचय है, कि जो साहित्य उत्सव होते हैं, लिट फेस्ट जहाँ भी होता है, कि भाई एक सत्र इस तरह का रखा जाए। और ज़रूर नहीं कि उसमें मैं ही अकेले करूँ। उसमें क्या होता है कि जैसे अगर कोई दोहे का जानकार है तो उससे दोहा पढ़वा लिया, और ऐसे करके और लोग जोड़ लिए अपने साथ। तो एक साथ एक मंच पर एक सत्र में 30 विधाएं एक साथ सबके सामने आती हैं। तो उसको कविता का वो एक पता लगता है उसका, जो कितनी विधाएं हमारे पास हैं, कितनी अच्छी विधाएं हमारे पास हैं। माहिया है, 3 पंक्ति की विधा है हमारी, जम्मू कश्मीर से और हमारे हिमाचल, पंजाब, हरियाणा की हमारी अपनी प्यारी मीठी सी विधा है जी। तो अब वो क्यों विलुप्त हो जाए? तो फिर वो एक सिलसिला ये भी चला लॉकडाउन के दौरान कि करीब करीब 2 साल मैंने ये कविता की पाठशाला चलाई। एक एक विधा को उसमें लिया, उसका कैसे उसमें लिखते हैं, किन किन लोगों ने उसमें काम किया है, समकालीन जो लोग उसमें लिख रहे हैं उनकी रचनाएं वगैरह वगैरह, और उसका असर ही वो, मतलब माहिया का उदाहरण। मेरे कार्यक्रम करने के बाद आज पूरे भारत में 100 से ज़्यादा लोग माहिया लिख रहे हैं जिन्होंने माहिया का नाम भी नहीं सुना था। और वो हाँ, तो वो आखिर लोगों ने अपने अपने समूह बना लिए, माहिया ग्रुप बना लिया, तो कोई 30-40 लोग उस ग्रुप से जुड़े कुछ ऐसे। तो वो एक मेरा एक तरह का एक मिशन बन गया है कि हम अपनी विलुप्त होती विधाओं को बचा लें। तो उसमें जैसे मैंने कहा, देखिए अब गीत है कि फिर नवगीत है, पारंपरिक गीत है, फिर उसमें नवगीत आ गया, फिर गज़ल आ गई, हिंदी में अब स्थापित हो गई, फिर वो पुराने छंदों में घनाक्षरी, सवैया वगैरह, देखिए शीश पगाना जगह तन में जो हमारे नरोत्तम दास जी के छंद है, या तो पद है, कुंडलिया है, दोहा है, और इस तरह की बहुत सारी जो विधाएं हैं, जिसमें उसमें कुछ उर्दू की विधाएं भी हैं जो हमारे वो भी विलुप्त हो रही हैं। तो एक मुसद्दस विधा है, और जैसे रुबाई भी अब आजकल बहुत कम लिखी जाती है, नज़्म ज़्यादातर गज़ल का वर्चस्व, तो नज़्म हो गया। तो वो उस तरह का, तो चाहे उर्दू की विधाएं हो चाहे हिंदी की विधाएं हो। कहमुकरी हमारे बताइए, उन्होंने हमारे अमीर खुसरो साहब ने चलाई थी, बड़ी प्यारी विधा। भारतीय तो हरिश्चंद्र जी ने उसका बहुत इस्तेमाल किया है। अच्छा हाँ, और उसमें अंग्रेज़ों के ऊपर, ब्रिटिश राज के ऊपर कितनी प्यारी प्यारी, मतलब उनको देखने में तो आप सुनने बड़ा आनंद आएगा, लेकिन उसमें बड़ा तंज है कि क्यों सकी साजन नहीं अंग्रेज, मतलब कोई ना कोई बात बताई है कि बातचीत में बड़े मीठे हैं, ये मीठे, लेकिन चूस के हमारे देश का सुर लेके जा रहे हैं। और तो ऐसे तो वो जैसे कहमुकरी विधा है, तो ऐसे बहुत सारी जो विधाएं हमारी हैं उनको जो है कोशिश रहती है कि एक मंच में हम लाके जनरल। तो उसमें क्या होता है कि युवा लोग उससे परिचित भी होते हैं, कई लोग उसमें रचना कर भी शुरू कर देते हैं, तो वो कम से कम विलुप्त नहीं हो पाएंगे, ये है। अच्छा, एक जो महत्वपूर्ण है हमारी बातचीत, ये मैं इंटरव्यू आपका मैं 2 भाग में इसको हम चलाएंगे जी। तो एक आपका रेडियो वाला और दूसरा आपका साहित्यिक जो पूरा जिसके ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि पिछले इस दौर में आज आप 21वीं शताब्दी में जा रहे हैं, जो एक सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा ज़माना है, इससे हमारी विधाओं को लाभ पहुंच रहा है? क्या युवा इस ओर आकर्षित हो रहे हैं? जी नहीं, देखिए ये तो मैं कहूँगा, देखिए लोग आलोचनाएं भी करते हैं तरह तरह से कि अब ये ऐसा है वैसा है। देखिए ये आदर्श तो कुछ होता नहीं दुनिया में। मैं तो फिजिक्स वाला हूँ जी, आइंस्टीन की थ्योरी वही है रिलेटिविटी वाली, न तो या तो ईश्वर भी एक परिकल्पना है या जो भी है कि वही आदर्श हो सकता है, संपूर्ण हो सकता है, ऐसा कुछ। तो इस तरह की बातें उठा, लेकिन मैं मानता हूँ कि मैं अपने ज़माने की बात करूँ, अगर आपने कोई कविता लिखी है, बहुत पत्रिकाएं सीमित दायरे में छाप दे तो छाप दे, वरना आप कहाँ जाओगे, सही क्या करोगे? तो संपादक के रहमो करम पर होते थे, ठीक है, कवि सम्मेलन में भी सारे लोग तो नहीं चले जाते। अभी ये है, और पढ़ने को भी कोई पत्रिका हर घर में आती नहीं, तो उस तरह से मतलब तो 2-4 कविताएं उसमें छपी हैं, पढ़ ली। अभी तो आप किसी व्हाट्सएप समूह में हैं तो कविताएं सुबह से शाम तक लोग आती रहती हैं। भाई उसमें ठीक है, कमज़ोर कविताएं भी होती हैं, अच्छी कविताएं भी होती हैं, अच्छी होंगी तो वायरल हो जाती हैं। अब एक वो दलित के कवि की कविता आई, वो 3 लाख से ज़्यादा व्यूज़ तो कब के हो चुके थे। वो कोई जाना माना कवि नहीं है, बहुत स्थापित कवि नहीं है, लेकिन कविता में इतना दर्द भरा था जो उसने बयान किया। वो तो ये सोशल मीडिया एक वरदान बन के आया, और सबसे बड़ा वरदान ये है
कोई इंग्लैंड चला गया मान लो भारतीय, अब उसको लिखने का शौक है बेचारे को, हिंदी का प्रेमी है, किसको सुनाए, कहाँ से सीखे, किससे पत्रकार, कहाँ से उसको न पत्रकार मिल रही है न कुछ मिल रहा है। आज तो वो लंदन में बैठा है, पूरे दुनिया में कितना बड़ी क्रांति है कि हर देश में जहाँ जहाँ भारतवंशी हैं, प्रवासी भारतीय हैं, वहाँ इस माध्यम से लोग जुड़े हुए हैं पूरे, और उनकी कविता पूरी दुनिया सुन रही है, उनकी कहानियाँ पूरी दुनिया, संग्रह निकला है, कनाडा से 2 संग्रह निकले हैं, ऑस्ट्रेलिया से और कहाँ से लोग, ये ई मैगजीन आ गई, लोग कोई तंजानिया में बैठा है कुछ कर रहा है, कोई कहीं दूसरे देश में बैठा है जर्मनी में। ये तो एक सोशल मीडिया के जरिए से अनेक, अब तो हर दिन बहुत सारी कविताएं मजबूर, अब जैसे मैं वो आप स्क्रॉल कर रहे तो आप पढ़ोगे, अच्छी लगेगी, फिर पढ़ लोगे, ये कर लोगे, तो ये तो वरदान हिंदी के लिए तो और कविता के लिए वरदान है। तो ठीक बात है कि फेसबुक में किसी ने कविता लिखी, अब लोग अगर कच्ची भी है या उसमें दोहा में कोई गड़बड़ियाँ भी हैं तो भी उसको वो लाजवाब बेमिसाल कह रहे हैं, ठीक है, वो तो कोई बात नहीं, उससे मतलब लेकिन अगर कभी थोड़ा सजग नहीं तो उसका नुकसान हो सकता है कि वो खराब कविता कह के मेरी तो बड़ी महान हो गई, तो उसका नुकसान होगा। लेकिन कुल मिला के ये बहुत बड़ा वरदान है सोशल मीडिया कविता के लिए। बहुत बढ़िया। और एक बीच में मैं बात करना चाह रहा था कि आप लोक कला और आदिवासी कला से भी जुड़े रहे हैं जब आप आकाशवाणी में थे, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, कहाँ किन किन आपने विधाओं को, वो भी विलुप्त होती विधाओं को आप सामने लेके आए? जी, नहीं वो भी मेरा सरोकार रहा है, बिल्कुल रहा है। और जैसे मैं बात करूं, बीकानेर में पोस्टिंग थी तो शुरू में 2-3 बिल्कुल विशिष्ट कलाएं हैं, यानी आप मेरे घर पे कहीं मिल जाएगा रखा हुआ, बादाम को बस जरा सा बड़ा कर लीजिए, शायद दुगना भी नहीं, 1.5 गुना कर लीजिए, मैंने, और मूल बादाम जी, उसको जरा से बड़ा कर लीजिए और उसको खोलिए 2 परत में, आकार वही बादाम का है, उसके भीतर लाल पीला बना हुआ है। अरे वाह! उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से आप देखिए, एक एक मेहराब, एक सब कुछ आपको जो करते हो मिलेगा, अद्भुत कला। और वो भी तो मैंने, अब मैं क्या कर सकता था, मेरा काम इतना ही था कि उनका साक्षात्कार कर दिया और उसके बारे में अगर जो कोई डॉक्यूमेंट्री बना दी, जो वहाँ के लोग हैं सरकार की नज़र में उसको ला दिया, ठीक है। कठुआ जम्मू कश्मीर में जब गया, अब वहाँ बसोली कलम उतनी ही जैसे कांगड़ा कलम है, जैसे मुगल कलम है, उसी तरह की वो कलम है, क्या खूबसूरत चित्रकारी है वो बसोली कलम। लेकिन वो एक पाधा परिवार है, वो खत्म हो गया तो कला भी खत्म। उसके लिए मैंने वहाँ के मंत्री, वहाँ के विधायक, जो भी है, मैं जो कर सकता था वो मैंने किया। उन्होंने आश्वस्त किया कि हम वर्कशॉप लगवाएंगे, हम ये करेंगे, हम इंस्टीट्यूट खोलेंगे, अब कितना कुछ हुआ वो नहीं पता। लेकिन ये मेरा एक सरोकार जहाँ भी रहा, पुस्ता कला बीकानेर में, जब क्लिंटन भारत में आए थे तो उनको वही गिफ्ट किया गया था, ऊँट की खाल पे नक्काशी करके। अच्छा। वो बनाते हैं। और दुर्भाग्य देखिए, ये हमारी कलाओं का दुर्भाग्य रहा है कि जो लखनऊ की चिकनकारी है, वो बेचारा जो आंखें फोड़ता है उसको भी क्या मिल रहा है, और जो रिक्शा चलाता है उसको उससे ज़्यादा मिल रहा है। तो उस्ताद जो थे इसामुद्दीन उस्ताद, उनको पद्मश्री मिली हुई थी, और लेकिन उन्होंने अपने बेटे को कि क्या मतलब का जीवन बर्बाद हो जाएगा सिखाई, तो उस्ताद कला के लेकर के, तो मतलब मैं एक मीडिया के नाते जो मेरा काम था वो मैंने किया कि उसके प्रति एक जागरूकता जगे और वो उसका कुछ लाभ भी मिला। आगे कितना बढ़ पाता है, ये हमारे एक ब्यूरोक्रेसी का एक पक्ष है कि वो चीज़ें बहुत आगे नहीं जा पाती। कुछ चीज़ शुरुआत होती है, फिर वो सब बाद में फिर वो जो कि क्यों हो जाती है वो एक अलग बात है। लेकिन जहाँ भी मैं रहा हूँ, जहाँ जहाँ पता, और पूरे देश को, जैसे नेशनल चैनल है वहाँ तो मैंने एक वो हर हफ्ते 3 मैगजीन कार्यक्रम होते थे हर हफ्ते, तो विविधा नाम से, तो उसमें पूरे देश में जो जो कलाएँ हैं जो विलुप्त हो रही हैं कहीं भी हैं, चाहे वो मेघालय में है चाहे कहीं की है, वो किसी तरह उन पर लगातार निरंतर कार्यक्रम वो मैंने करते रहा। और जो नेशनल इंटरपर जो राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं, नेशनल प्रोग्राम, वहाँ मैंने एक श्रृंखला शुरू की जैसे संगीत को लेके जी। हर प्रांत का अपना जो है लोक संगीत है और या शास्त्रीय संगीत है, वो जो बंदिशें थी वो खत्म हो रही थी।
वो जो लोकगीत थे वो नष्ट हो रहे हैं, तो उनपे पूरी श्रृंखला की, कभी उत्तर प्रदेश ले, कभी मध्य प्रदेश, कभी उड़ीसा ले लिया, कभी कुछ ले लिया, तो वो भी इस तरह के कार्यक्रम मैंने बहुत निरंतर। दुर्भाग्य है जी, मुगल काल में जो कलाएं नहीं समाप्त हुई, ठुमरी है, चैती है, वो आजकल कहीं सुनने को ही नहीं मिलती, कई महीने तक। नैना देवी शायद अंतिम गायिका थी जिनका मैं इंटरव्यू भी किया, उनको सुना भी, पटियाला घराने की बहू थी वो, और उसके बाद ये भी कलाएं सारी समाप्त होती जा रही। दुर्भाग्य ये है निर्मल जी, भारत में आज की तारीख में कम से कम 850 टीवी चैनल जी, ठीक है। एक चैनल अपवाद है, तो अपवाद की तरह मान लीजिए जहाँ पर कोई शास्त्रीय संगीत वगैरह आता है, हाँ। कोई ऐसा चैनल मेरे संज्ञान में तो नहीं जहाँ पर आपको शास्त्रीय संगीत सुनने को मिल जाए। मैंने दूरदर्शन को छोड़ दीजिए, वो हम पब्लिक, हमारा जो है दायरा बिल्कुल अलग है, उनसे अलग है, तो कहीं आपको बदले सुनने को मिल जाए। अपवाद के तौर पे 1-2 चैनल बन गए हैं, लेकिन पेड चैनल है लोक संगीत, हाँ, लेकिन वो पेड चैनल है, ये ध्यान रखिएगा। और लेकिन वहाँ लोक संगीत आपको सुनने को मिलेगा। ये देश का दुर्भाग्य नहीं है क्या? मतलब ये देखिए कि आप 850 चैनल पूरे देश में हैं, टीवी चैनल, और कोई ये सुना के राजी नहीं है। हमारी अपनी धरोहर उसके लिए राजी नहीं है, और वो फुहड़ से गाने, इधर उधर के सिनेमा के या पॉप संगीत है जो कथा करते थे, ये हमारी एक बौद्धिक दरिद्रता जो है वो देश की बहुत गंभीर समस्या। म्यूजिक चैनल ही 50 से ज्यादा होंगे, लेकिन वही सब तो किसी म्यूजिक चैनल पे क्लासिक और ये सब थोड़ी आता है, ये सब नहीं आता है, ये सब नहीं आता वो उस तरह के जबकि रॉक ये जो है, जबकि ये सोल है, 5000 वर्ष पुराना गीत आज भी उसी रूप में गाया जाता है। वो लोक संगीत में जो है, पर संकट ये है कि देखिए सिनेमा में भी तो गीत गायब हो गए ना वो। अब जो सिनेमा के गीत हैं, एक जमाना था जब ये साधन नहीं थे, कोई चैनल नहीं था, कुछ नहीं था, रेडियो भी जगह नहीं पर, कैसे आज से 60-70 साल पहले एक गीत लोकप्रिय अगर हो जाता था तो वो गांव में कैसे पहुंच जाता था। वही नदी नारे में जाओ श्याम पहिया पर, हमारे इधर नौटंकी होती थी गांव में, तो वो गाती थी, कहाँ से गाती थी भाई, और वो कहाँ, तो 70 साल पहले तो उस तरह के जो गीत होते थे सिनेमा में भी, जो प्रार्थना बन गए, मत भूलिए सब कुछ वहाँ भी गलत नहीं है। नहीं, ऐ मालिक तेरे बंदे, हम भारत में भी प्रार्थना की तरह सैकड़ों स्कूल गाते हैं, पाकिस्तान में भी गाते, अभी भी गाते, बिल्कुल ठीक बात। और इतनी शक्ति में जब तो सिनेमा से भी तो गीत खत्म हो गए, अब वो जिस तरह का तनस्सर संगीत आ रहा है वो अलग है। तो ये विडंबना है कि हमारे चैनल जो है न तो हमारे देश की समस्याओं के प्रति गंभीर है, न हमारे साहित्य और संस्कृति और संगीत के प्रति जो है वो उनमें कोई वो समझ है, न उनमें कोई ललक है। ये बड़े दुर्भाग्य। बिल्कुल ठीक है। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं, जो आज हमारी बातचीत हुई है इसमें आप सब भी जिम्मेदार हैं। जो भी लोग गायक हैं, क्लासिकल गाने वाले हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। हम सरकार के ऊपर निर्भर करते हैं कि सरकार हमें कार्यक्रम दे और हम जाके कार्यक्रम करके आ जाएं और अपनी पेमेंट ले लें। हम लोक संगीतकारों को, जो डांस करने वाले हैं, गाने वाले हैं, इनको अधिक से अधिक भारत के स्कूलों में कार्यक्रम करने चाहिए, तो रुचि जगानी चाहिए। जब हम रुचि उस गीत के प्रति जगाएंगे सुनने वालों के लिए, जब हमारे स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे उस संगीत को बार बार सुनेंगे, उस नृत्य को बार बार देखेंगे, तो डिमांड अपने आप बढ़ेगी। और मैं तो कहता हूं कि वो स्वर्णिम काल होगा जब हमारे लोक गायकों की टिकट खरीद के लोग कार्यक्रम देखने आए, कवि सम्मेलन में टिकट खरीद के कवि सम्मेलन को सुनने आए। असली कविता जिसमें जी, वो दूसरी असली कविता ही वो तभी संभव हो सकता है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, बाली में रामलीला होती है जी, प्रतिदिन 500 रामलीलाएं होती हैं, एक छोटा सा द्वीप है, और प्रत्येक रामलीला जो होती है उसकी टिकट 500 रुपए है। हमारे देश में कितनी रामलीलाएं होती हैं, यहाँ हाथ जोड़ के बुलाना पड़ता है कि चलिए आइए, बल्कि रामलीला देखने के लिए तब आते हैं कि बीच में डांस देखेंगे, इसलिए रामलीला भी देख रहे हैं। वो गंभीरता, मैं कलाकारों से भी ये बार बार कहता हूं कि जब तक आप गंभीर नहीं होंगे अपने उसके लिए। अब जगजीत सिंह ने भी गजल को पॉपुलर किया और 3-3 हजार रुपए, 5-5 हजार रुपए के टिकट खरीद के लोग जाते थे सुनने के लिए। तो आप भी क्या इसको मानते हैं कि कलाकार की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है
कि अपनी कला को किस ढंग से प्रदर्शित करे, किन लोगों के सामने, हमें ऑडियंस भी तो तैयार करनी है। नहीं, ठीक बात है। अभी जो है कभी समय लगे आप बात करें टिकट लेके चलो अमेरिका में होते हैं वो हाँ। पैटर्न अलग तरह का, लेकिन वहाँ कभी नहीं होते, मुश्किल बात नहीं। जी जी, वो भारत से मस्खरे बुला लेते हैं, हास्य कवि कविता के नाम पे हास्य कवि चुटकुले सुनाते हैं, जी। जुमलेबाजी करते हैं, कविता नहीं होती वहाँ पे। ये दुर्भाग्य की स्थिति है। और हमारा हिंदी का समाज जो है वो बहुत ही इस मामले में थोड़ा कमजोर है। अब मुझे ध्यान आता, अटल जी जब वहाँ गए तो मैं लाहौर गया, बस तब अटल जी लाहौर बस लेके गए थे। जी, जी। तो मैं कमेंट्री के लिए गया था, तो जब हम लौट रहे थे इतनी अपार भीड़, तो मैंने ड्राइवर से कहा यार यहाँ क्या हो रहा भैया, क्या हो गया यहाँ पे? हाँ, तो उसने कहा फला जी हैं, उनका नया नाटक लॉन्च होने जा रहा है लाहौर में। हाँ, नाटक के लिए इतनी भीड़, अपार भीड़। अब हमारे हिंदी में तो आप देखिए कि रिवाज ये है कि आप अगर कवि हैं तो कविता की किताब खुद जाके बांट दीजिए, हाँ। खरीद के नहीं लोग पढ़ेंगे। नाटक है तो लोग टिकट तो उनको पास मिल जाए तो चले जाएं, वो भी चले जाएं, बड़ी मेहरबानी है। तो ये हिंदी का समाज जो हमारा है वो बहुत थोड़ा सा उसको सतर्क और जागरूक होना पड़ेगा। और दूसरे समाजों में ऐसा नहीं है। मलयालम में आपको फुल टाइम कवि मिलेंगे, वो नहीं कोई दूसरा काम करते ही नहीं है, उपन्यासकार मिलेंगे, बांग्ला में मिलेंगे, मराठी में मिलेंगे। हिंदी में तो सब पार्ट टाइमर है, मैं भी पार्ट टाइमर हूँ किंतु आप जिंदा नहीं रह सकते कविता के भरोसे या कहानी के भरोसे, आप जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ और करना पड़ेगा। तो ये है, तो हिंदी के समाज को भी बहुत आगे जाने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है जी। तो बहुत अच्छी बातचीत रही। इस पे मैं चाहूँगा कि आपके जो भी प्रश्न हो आप हमें लिखकर भेजिए। क्या बात जानना चाहते हैं, कोई प्रश्न आपका हो वाजपेयी जी से पूछने के लिए? वाजपेयी जी पूरे देश में इन्होंने घोषणा की है कि किसी भी कॉलेज में, किसी भी स्कूल में कोई कविता की वर्कशॉप करना चाहे, कवियों को सुनना चाहे, आपने कहा हुआ है कि हमारा परिधि आर्ट ग्रुप है, अगर आप अच्छी और नई ऑडियंस को लेके आएंगे तो आप निःशुल्क कवि सम्मेलन करेंगे, केवल आपको आने जाने की व्यवस्था करनी है। इस प्रकार का इनका ध्येय है, हिंदी को बढ़ाने का, कविता को आगे बढ़ाने का, भारतीय हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए जिस मुहिम को लेके चले हैं, हम सब मिलकर इनको सहयोग दें और इस को आगे लेके चलें। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। निर्मल रतनलाल वैद का चैनल आप देखते रहें, इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने जुड़े हमारे साथ इस मुहिम के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।